नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लाइव स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ट्रेसपास, मतलब कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। ब्लेक लॉ डिक्शनरी, तो जो ब्लेक लॉ डिक्शनरी है वह ट्रेसपास को इस तरीके से डिफाइन करती है कि ट्रेसपासिंग एज एन अनलॉफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर पर्सन। तो मतलब ट्रेसपासिंग जो है एक अनलॉफुल एक्ट है जो किसी अन्य व्यक्ति के या उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये अनलॉफुल एक्ट कमिट किया जाता है। तो मतलब सीधे से इसको अगर समझना चाहिए तो जो है अनलॉफुल एंट्री इनटू द रियल प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर पर्सन। तो पहला नंबर यही समझ लो कि जो अनलॉफुल तरीके से एंट्री करना किसी भी व्यक्ति के रियल प्रॉपर्टी में। रियल प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सही हो, किसी का खेत, किसी का ज़मीन, किसी का कुछ भी है। समझ लो एक व्यक्ति ए है, उसका ए बाउंड्री है, ठीक, और आप इसमें अनलॉफुल तरीके से घुस जाते हैं। मतलब अनलॉफुल का मतलब यहाँ क्या हुआ कि अगर आप व्यक्ति के परमिशन के बाद जाते हैं तो लॉफुल होगा ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है एक ही, वो आपको अलाउ कर रहा है तो आप इजली जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनलॉफुल का मतलब हुआ कि आप उसके बिना परमिशन के उसके प्रॉपर्टी में आप घुस जाते हैं, तो इसे हम ट्रेसपास कहेंगे। और इसे अच्छे से समझने के लिए हम ए लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए पर्सन who intentionally and without consent enters another person's property is trespasser. It signifies an infringement or infringement of right. तो सीधा सा दोस्तों यहाँ पर मतलब कहने का मतलब यही है कि पहला पॉइंट हमें देखना है कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति ए है, समझ लो उसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो जो ए है इसका एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि ए के पास ये प्रॉपर्टी है और ये इसका मालिक है। मतलब ए पॉसेस्ड ए प्रॉपर्टी या लैंड ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एक बी व्यक्ति है जो ए के बिना परमिशन के इसके ज़मीन में इंटेंशनली आके घुस जाता है, ठीक, और यहाँ पर ए उसे परमिट नहीं कर रहा है, जैसे कि ए, तो यहाँ पर जो बी के द्वारा ट्रेसपास कमिट किया जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ने ए के लीगल राइट का वायलेशन किया है, जो राइट टू प्रॉपर्टी या मतलब कह सकते हैं राइट टू अनडिस्टर्ब्ड एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको बी ने वायलेट किया है। तो इसलिए बी ने टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट किया। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप अपने किसी दोस्त को अपने घर पे बुला के लाते हैं, ठीक, समझ लो ए और बी जो है दोनों दोस्त हैं। ए का यह रूम था, ए ने बी को भी बुला लाया। अब देखो यहाँ पर ए ने बी को परमिशन दिया है तो बी आ गया, तो इस टाइम बी के द्वारा ट्रेसपास नहीं होगा, ठीक, भले ही ए के लैंड में वो आया। लेकिन अब जो ए है वह कह रहा है कि सर आप जाइए, मतलब बी ज़्यादा टाइम हो गया और बी से कहता है, क्योंकि ए का घर है भाई, अब कितना टाइम तक बी को बैठा रहेगा। अगर ए अब कहता है कि बी से कि सर आप अब जाइए अपने घर, अपने दोस्त बी से कहता है ए कि आप घर जाइए, और इसके बावजूद भी अगर बी यहीं पर डटा रहता है बिना उसके परमिशन के, तो जिस टाइम से वह उसे परमिशन नहीं दे रहा है, मतलब ए बी को रहने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है, उसके बाद से बी का जो एक्ट होगा उसके घर में रहना वह ट्रेसपास में कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, यही ट्रेसपास है। और जो ऊपर मैं बताया हूँ आपको समझ में ही आ गया होगा। तो यह एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि क्या ऐसा ट्रेसपास होगा कि नहीं। तो यहाँ क्लियर कट ट्रेसपास होगा। अगर व्यक्ति बता रहा है कि आप जाइए, मतलब वो परमिट नहीं कर रहा है कि आप और ठहरिए, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर रहता है, तब उसके बाद का जो मतलब एक्ट होगा वह
ट्रेसपास में कंसिडर किया जाएगा। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि मतलब ट्रेसपास से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रेसपास टू लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक डिक्टम है, ट्रेसपास टू लैंड स्टेम्स फ्रॉम ए डिक्टम। तो ट्रेसपास टू लैंड जो है एक डिक्टम से अराइज होता है, जिसका नाम है क्वियस एस्ट सोलम यूएस एस्ट अस्क्यू एंड कोलिम एट एड इंटरनाओज। तो अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन सही से ना हुआ तो सॉरी। और इसका मतलब है मीनिंग दैट एनीवन हु ओन्स द लैंड ओन्स इट्स ऑल द वे अप टू हेवन एंड डाउन टू हेल। तो इस मैगजिम या मतलब इस डिक्टम का मतलब है कि समझ लीजिए ए लैंड है आपका, तो इससे ऊपर तक मतलब आसमान तक आपका ही है और ज़मीन तक आपका ही है। मतलब इस जो डिक्टम है इसका मतलब होता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अब जो मॉडर्न टाइम में अब एक रिजनेबल हाइट और रिजनेबल डेप्थ तक व्यक्ति का मतलब वो ओनरशिप माना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। बस मैं ये डिक्टम इसलिए डाल दिया कि ताकि अगर ऐसा कहीं लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और आप उसका मतलब इजली बता पाएँ। तो इसलिए मैंने डिक्टम जो था इसको डाल दिया यहाँ पर। अब समझिए कि लैंड का मतलब क्या है यहाँ पर। तो लैंड इज फार मोर देन मेरली द फिजिकल सॉइल। इतना ध्यान रखना कि ये सभी कई लोगों के माइंड में ये होगा कि जो लैंड है उसका मतलब बस ये फिजिकल सॉइल जो यहाँ मिट्टी मिट्टी है यही सब है लैंड का मतलब। बट लैंड ओनरशिप हैज़ बीन ग्रांटेड द राइट टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द लैंड। मतलब इस लैंड पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगी वो सब लैंड में कंसिडर की जाएंगी। मतलब जिस वो लैंड जो होगा जिस लैंड पर, जैसे समझ लीजिए ये लैंड है, इस पर जिसका ओनरशिप है वह यहाँ पर होने वाले सभी चीज़ों के जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पाई जाएंगी उन सब के ओनरशिप का उसे अधिकार होगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो इसका मतलब है कि लैंड इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग एंड फिक्सचर्स अटैच्ड टू द ग्राउंड लाइक हाउसेज वॉल्स स्टैंडिंग etc। तो जो जो ट्रेसपास टू लैंड होता है उसमें अगर आप किसी के घर में घुस गए, तो जो ट्रेसपास टू लैंड होता है उसमें अगर आप किसी के घर में घुस गए तब भी ट्रेसपास टू लैंड माना जाएगा। अगर किसी की बाउंड्री वाल है और आप इस पे चढ़ के कूद गए उसके अंदर तब भी ट्रेसपास टू लैंड माना जाएगा। मतलब अगर इन चीज़ों से भी अगर ट्रेसपास होता है तब भी उसे हम ट्रेसपास टू लैंड कंसिडर करेंगे। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति का एक लैंड होना चाहिए, मतलब ओनरशिप होना चाहिए, और अगर व्यक्ति भी कोई दूसरा व्यक्ति उसमें इंटेंशनली बिना ए के परमिशन के घुस जाता है तो उसे हम ट्रेसपास मानेंगे। तो अगर ऐसा क्रिया अगर लैंड पे होता है, लैंड में मैंने बता दिया कि लैंड ग्राउंड भी हो सकता है, ग्राउंड पे जो हाउसेज हैं, वॉल्स हैं, इन सब चीज़ों को भी लैंड में कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो अगर इन लैंड में दिए गए माध्यम से लाइक हाउस से, वॉल से, इन चीज़ों से भी ट्रेसपास होता है तब भी उसे हम ट्रेसपास टू लैंड कंसिडर करते हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंड आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में। अब हम इसके दूसरे टाइप यानी कि एरियल ट्रेसपास के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हवाई अतिक्रमण, जो भी मतलब उसका हिंदी मुझे क्लियरली नहीं पता है। तो आप क्या आप बाई एयर किसी के घर में मतलब किसी पे ट्रेसपास कर सकते हैं, किसी के लैंड पे, किसी के ओनरशिप जिस चीज़ पे उस पर। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं, एक जो पहला स्टेटमेंट लिखा है उसको समझते हैं। द लैंड ओनर हैज़ राइट टू एयर स्पेस अबव द सरफेस एड इन्फिनिटियम। एड इन्फिनिटियम मतलब कि इन्फिनाइट तक, मतलब ऊपर जो सरफेस के ऊपर आसमान चाहे जहाँ तक है वहाँ तक उसकी राइट बनती है। लेकिन द ऑर्डिनरी रूल इज दैट whoever has the solemn, whoever has the site is owner of all up to sky and down to the center।
मतलब कि पहले जो रूल था कि अगर किसी का ज़मीन इतना है तो उसके ऊपर जितना भी है आसमान तक और नीचे पाताल तक जो भी मतलब कॉन्सेप्ट था वहाँ तक उसका ओनरशिप होता है। एक बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम्स या मॉडर्न टाइम में जो किया गया है ओनरशिप का, द ओनरशिप हैज़ द राइट टू एयर एंड स्पेस अबव हिज लैंड एंड इज लिमिटेड टू हाइट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डिनरी यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। तो जो मॉडर्न टाइम में दिया गया है, मतलब इस टाइम में जो दिया गया है, उसमें केवल एक रीजनेबल हाइट तक और रीजनेबल डेप्थ तक आपको राइट दिया जाता है कि आप उसका इंजॉयमेंट कर सकते हैं। मतलब एक ऑर्डिनरी पीपल जो रहते हैं वह क्या यूज करेंगे, उस हाइट तक आपका राइट बनता है एयर में, आपके ज़मीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, जो मॉडर्न टाइम में मतलब इस टाइम में जो एक्सेप्ट किया गया है वह है कि एक ऑर्डिनरी हाइट तक या ऑर्डिनरी डेप्थ तक आपका राइट होता है। जैसे आपका ये लैंड है तो आप बहुत ज़्यादा क्या बना सकते हैं, आप मतलब 50 मीटर तक आप अपनी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, और डेप्थ में आप बहुत ज़्यादा 10 मीटर तक कोई अगर पाइप वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब एक ऑर्डिनरी यूज़ तक, ऑर्डिनरी हाइट और डेप्थ तक आपका राइट दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ज़मीन के ऊपर जितना है आप आसमान तक आपका ही है, मतलब उसमें कोई नहीं जा सकता। अगर आ गया आपके उससे तो वहाँ पर ट्रेस पास हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर जैसे जो आपके ज़मीन में एंट्री होना चाहिए वो ये इंटेंशनली होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति ए है और बी के ज़मीन में आता है तो मतलब मन से आता है, मन बना के कि मैं आज इसके ज़मीन में जाऊंगा, मतलब वहाँ ट्रेस पास होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जा रहा था और गलती से उसे मतलब कोई धक्के से ले गया, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था तब भी ले गया, तब वहाँ पर उसके द्वारा ट्रेस पास नहीं किया मतलब माना जाएगा। हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं जो इसमें इलस्ट्रेशन के रूप में दिया गया है। तो इसे देखते हैं। तो इसका जो इलस्ट्रेशन है इसको देखते हैं। ए पैराशूटिस्ट एंट्री इनटू द लैंड एक्सीडेंटली ब्लोन बाय द विंड इज अनइंटेंशनल। तो मतलब समझ लो एक व्यक्ति का एक घर है, मतलब घर समझ लो ज़मीन है, एक पैराशूट वाला व्यक्ति उड़ते जा रहा था, वो गलती से विंड जो मतलब बहुत तेज चल रही थी उसकी वजह से नीचे गिर जाता है। तो जो पैराशूटिस्ट है उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसमें आके वहाँ पर वह ट्रेस पास करे, बट इट वाज बाय फॉल्ट और इट वाज ड्यू टू एक्सीडेंट, क्योंकि वहाँ पर हवा जो था बहुत तेज चल रहा था। तो यहाँ पर जो पैराशूटिस्ट था वह इंटेंशनली उसके ज़मीन पर नहीं गिरा प्लेंटिफ के। तो यहाँ पर जो पैराशूटिस्ट है उसने ट्रेस पास नहीं किया और वहाँ पर उस ट्रेस पास के लिए लाइबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे, और इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स और दूंगा जहाँ आप बहुत ही क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को कैप्चर कर पाएंगे। और देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे आपका ये ज़मीन है भाई साहब, अब आप एक दिन घर पे बैठे थे, अब वहाँ 1000 किलोमीटर ऊपर से एक एरोप्लेन आपके ज़मीन के ऊपर से पास हो गई। अब आप जाके उस पर ट्रेस पास का केस कर देते हैं, तो भाई यहाँ पर आप उस पर एरियल ट्रेस पास नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जो यूजुअल हाइट था, नॉर्मल हाइट था, जो ऑर्डिनरी हाइट था, उससे बहुत ही अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा था, और ऑर्डिनरी हाइट से ऊपर जाने पर आपका राइट खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप एयर इंडिया या मतलब कोई भी चीज़, अगर किसी भी कंपनी की जो एरोप्लेन जा रही थी उस पर आप एरियल ट्रेसपास का केस नहीं लगा सकते, क्योंकि वह एक ऑर्डिनरी हाइट से ऊपर जा रहा था जहां आपका राइट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे लगता है इससे आपको और क्लियरिटी हुई होगी। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपके घर के पास ही कोई एक व्यक्ति है, थोड़ा तनी समझ ही लीजिए कि मतलब थोड़ा अजीबोगरीब हरकत वाला है, और वह एक कोई ड्रोन ले आता है और आपके हाउस के ऊपर उड़ा रहा है। मतलब समझ लीजिए कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई पर है,
तो यहाँ पर आपका प्राइवेसी तो भंग ही हो रहा है, साथ साथ में वो एरियल ट्रेसपास भी कर रहा है, क्योंकि भाई ये एक ऑर्डिनरी हाइट पे आपको कर रहा है, तो आप उस पे एरियल ट्रेसपास का मामला लगा सकते हैं, या मतलब उस पे टॉर्ट ऑफ एरियल ट्रेसपास का क्लेम कर सकते हैं, और वह इस लाइबिलिटी से बच नहीं सकता, और उससे आप कंपनसेशन वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेसपास। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंटिन्यूइंग ट्रेसपास क्या होता है। तो आप डायरेक्टली इसी से समझ जाएंगे कंटिन्यूइंग मतलब क्या, मतलब कोई लगातार आप ट्रेसपास कमिट कर रहा है। तो एवरी कंटिन्यूएंस ऑफ ट्रेसपास इज फ्रेश इन्फ्रिंजमेंट एंड एन एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट इट। तो मतलब इसका ये है कि आपका भाई समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे ये ज़मीन है आपका, ए का एक ज़मीन है, और एक बी व्यक्ति है जो भाई बहुत दबंगई टाइप वाले व्यक्ति हैं। तो वह एक दिन आए आपकी ज़मीन पे, घुस गए इंटेंशनली आपके बिना परमिशन के, मतलब ए के ज़मीन पर भी इंटेंशनली और बिना ए के परमिशन के घुस जाता है, तो ट्रेसपास करता है। दूसरे दिन भी घुस जाता है, फिर ट्रेसपास करता है, तीसरे दिन भी घुस जाता है। मतलब भाई वो लगातार उसके ज़मीन पे आता रहता है उसके बिना परमिशन के। तो आपके माइंड में होगा, क्या उसके खिलाफ केवल एक ट्रेसपास का केस फाइल होगा, कि पर डे वो ट्रेसपास कर रहा है और उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं? तो दोस्तों, जहां आपने पहला लाइन पढ़ा कि एवरी कंटिन्यूएंस ऑफ ट्रेसपास इज ए फ्रेश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट इट, मतलब कि आप जितनी बार आता है ट्रेसपास करता है, आप उतनी बार उसके ऊपर ट्रेसपास का केस फाइल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कंटिन्यूइंग ट्रेसपास। यही बात आगे लिखी गई है कि द कंटिन्यूएशन ऑफ डे टू डे ट्रेसपास इज कंसिडर एज ए सेपरेट ट्रेसपास ऑन ईच डे इन लॉ। इलस्ट्रेशन, तो एग्जाम्पल देखते हैं। An action can be taken for the original trespass of placing some material on someone else's land, and another action to continue the deposited things। मतलब आप किसी की ज़मीन पे जाके कोई मटेरियल रख देते हैं, तो पहले ट्रेसपास तो हो गया, अब आप लगातार उस पे जाके रखते हैं, मतलब लगाए जा रहे हैं ढेर। तो मतलब आप जितनी बार ये एक्ट कर रहे हैं उसके बिना परमिशन के, वो हर एक नया ट्रेसपास है, क्योंकि हर बार एक नई आपके मतलब लीगल राइट का वायलेशन बार बार हो रहा है। तो जितना बार आपके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, उतनी बार नया ट्रेसपास कमिट हो रहा है। तो इसलिए आप हर एक ट्रेसपास के लिए केस फाइल कर सकते हैं और उससे एज ए डैमेज क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कंटिन्यूएंस ऑफ ट्रेसपास। तो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और देखते हैं और जो ये है, इसका नाम है ट्रेसपास बाय एनिमल्स। मतलब कोई एनिमल अगर आपके ज़मीन पे चला आता है, तो क्या उसे भी ट्रेसपास में कंसिडर किया जाए? तो हाँ दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है कि हाँ, उसे भी ट्रेसपास में कंसिडर किया जाएगा। कैटल ट्रेसपास वाज एंशिएंट कॉमन लॉ टॉर्चर वेयर बाय द एनिमल कीपर वाज स्ट्रिक्टली लायबल फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय द स्ट्रेइंग एनिमल। तो भाई अगर ए का एक बफेलो है भाई, ए का एक बफेलो है, और वह किसी के दूसरे के लैंड में जाके कुछ दिक्कत कर देता है, उसके किसी चीज़ को नुकसान कर देता है, तो वहाँ पर लायबिलिटी जो होगी उसके ओनर की होगी। तो मतलब ट्रेसपास बाय एनिमल भी कंसिडर किया जाता है, और अगर ऐसा होता है तो आप लीगल डैमेज क्लेम कर सकते हैं और उस पर ट्रेसपास का केस फाइल होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कैटल ट्रेसपास लाइबिलिटी इज स्ट्रिक्ट विच मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ नेग्लिजेंस। मतलब कि अगर एक ही कैटल है तो उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है कि उसका ध्यान रखे। मतलब अगर नेग्लिजेंटली किसी दूसरे के नेग्लिजेंस की वजह से भी, मतलब अगर नेग्लिजेंट, जो इसमें नेग्लिजेंस है वह इंडिपेंडेंट है, समझ लो कि जो ए है वह हमेशा लायबल होगा, बफेलो अगर दूसरे के खेत में चली जाती है तो, ठीक।
और वह यह जो स्टेटमेंट है इसे सपोर्ट किया जाता है एक इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। तो जो एक कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 है यह ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट है उसे सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ट्रेसपास बाय एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और समझते हैं अदर ट्रेसपास। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास को देखते हैं। एंट्री इनटू, तो क्रिमिनल ट्रेसपास में मतलब अगर हम क्रिमिनल लॉ को देखें तो इसमें जो ट्रेसपास है या किसी की प्रॉपर्टी में जाना, एंट्री इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी, इसे कोई ऑफेंस नहीं माना जाता। बस इसे हम केवल सिविल लॉ में देखते हैं कि इसमें एक ऑफेंस मान लिया जाता है, सॉरी इसमें एक रॉन्ग मान लिया जाता है जो ट्रेसपास है। तो अब इसे हम अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखें हैं कि ए हैज़ एन ऑर्कर्ड बी एंटर्स द ऑर्कर्ड फॉर द प्लेजर ट्रिप विदाउट हार्म, ही मे बी हेल्ड लाइबल फॉर सिविल इन्फ्रिजमेंट। मतलब अगर एक व्यक्ति, उसका एक ऑर्कर्ड है, ए का ऑर्कर्ड है, तो जो बी व्यक्ति है वो इसमें केवल प्लीजर के लिए मतलब खुशी के लिए घूमने के लिए घुस जाता है और कोई हार्म नहीं करता, तो यहाँ पर सिविल राइट का इन्फ्रिंजमेंट तो हुआ है ए का, बट इसे नहीं माना जाता कि ये क्रिमिनल केस में इसे कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन यहीं पर अगर बी यहाँ आता है और यहाँ पर इसके फ्रूट्स को चुराता है तो ही विल बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। तो क्रिमिनल ट्रेसपास जब होता है जब वह व्यक्ति जाकर कोई मैटेरियलिस्टिक हार्म पहुंचाए तब। मुझे लगता है इसे आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ट्रेसपास में रेमेडीज क्या क्या हैं। तो द पर्सन हुज लैंड इज इन्फ्रिंज मे ब्रिंग एन एक्शन फॉर ट्रेसपास अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर मतलब जो टॉर्ट कमिट करता है उसे रॉन्ग डूअर कहते हैं। ही मे आल्सो फोर्सफुली डिफेंड हिज पोजीशन अगेंस्ट ए ट्रेसपासर, ही मे फोर्सफुली एजेक्ट हिम, नोट एक्शन इंक्लूड एज द केस में बी क्लेम्स फॉर डैमेज और इंजंक्शन। तो इसमें दो तरीके से हम ले सकते हैं। पहला जो है डैमेज के रूप में ले सकते हैं या इंजंक्शन मतलब किसी चीज़ को रुकवा देना। अब जैसे कोई व्यक्ति आपके ज़मीन पे बार बार आ रहा है लेकिन आप उससे डैमेज नहीं लेना चाहते तो आप बाय लॉ उसे रुकवा सकते हैं या आप डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास में दो प्रकार के रेमिडीज हैं। पहला तो है डैमेज और दूसरा है इंजंक्शन। तो मुझे लगता है आपको टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियोज़ को आसानी से पा सकें। सो वेरी वेरी थैंक यू।